नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका केडी स्टडी क्लब में। आज हम क्लास 6 की ज्योग्राफी बुक का चैप्टर 5 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। प्रमुख परिमंडल परिमंडल क्या है? जैसे भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। आप सब यह जानते हैं कि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है और वह एक अनोखा ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है ना, उसे नीला ग्रह भी कहते हैं। तो यहीं पर जीवन संभव है। तो यहाँ पर जीवन संभव होने के 3 महत्वपूर्ण घटक है। वह भूमंडल है। भूमंडल मतलब जमीन। वायुमंडल, जो हमारे पास वायु है उसमें उपस्थित ऑक्सीजन, जिसके कारण हम सांस ले पाते हैं। जलमंडल, पानी, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ों का होना ही पृथ्वी को हमारे रहने योग्य बनाता है। तो आइए अब इसे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। ये हम पढ़ भी चुके हैं और हमें पता भी है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। ये तीनों ही चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, इसीलिए यहाँ पर जीवन संभव है। बाकी ग्रहों पर ये तीनों चीज़ें नहीं हैं, इसलिए वहाँ पर जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग, जिस पर हम रहते हैं, ठोस भाग मतलब ये जमीन, उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं, उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहाँ पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित है। जलमंडल में मतलब कुछ तो हमें ग्लेशियर मिलते हैं ना, बर्फ जमी हुई है, तो वह भी जल के उसमें ही है। कुछ बहते हुआ जल है, नदी है, समुद्र है, और कुछ भाप बन के ऊपर जाता है, फिर वो बारिश के ज़रिए फिर नीचे आ जाता है। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये सब क्या है? जल की अवस्थाएं हैं। वायु भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वायु भी हम पढ़ चुके हैं कि उसमें क्या क्या होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब हम पढ़ेंगे भूमंडल के बारे में। ठीक है, तो भूमंडल पृथ्वी के ठोस भाग को कहा जाता है। यह भूपर पट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। इसे हम भूपर पट्टी भी कहते हैं। और ये पतली परतों का बना होता है। किसकी? मिट्टी। अब देखो, जैसे अब तो इंसानों ने ज़मीनों को पक्का कर दिया है, पर अगर रियल में कहीं आपको ज़मीन मिलती है तो वह कैसी होती है? मिट्टी की परतों से ही तो बनी होती है। उस पर सीमेंट तो नहीं लगा होता। सीमेंट तो ये मानव निर्मित पदार्थ है जो बाद में लगा है, परंतु ज़मीन जो हमें नेचुरल तरीके से मिलती है वो मिट्टी की पतली परतों की बनी होती है। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है। बड़े जलाशय को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखो, महासागर है ना, अरब महासागर है, बे ऑफ बंगाल है और अटलांटिक महासागर है, तो ये सब जुड़े हुए हैं आपस में। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। अब हम मानचित्र को देखेंगे तो इसमें यह चीज़ हमें दिखाई देगी। देखो, इधर प्रशांत महासागर है, यह हिंद महासागर है, ठीक है, और ये अटलांटिक महासागर है, ये प्रशांत महासागर है। तो ये सारे ही सागर क्या है? आपस में मिले हुए हैं ना, ये सब दिखाई दे रहा है। देखो, ये सब मिले हुए हैं यहाँ से, और आगे भी हम बढ़ेंगे तो ये भी सारा मिला हुआ ही है। पूरा ये समुद्र है, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर स्थल से ज़्यादा क्या मिलता है? जल मिलता है। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। मतलब कहने का, समुद्री जल का तल मतलब जो नीचा होता है वह सभी जगह समान है। तो जो भी हम ऊंचाई नापते हैं वो समुद्र तल से नापी जाती है कि यह स्थल कितना ऊंचा है। ठीक है, जिसे हम शून्य माना जाता है। ये हमने देख लिया, सारे महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है, जो समुद्र तल से कितना ऊंचा है? 8,848 मीटर ऊंचा है। कहाँ से? समुद्र तल से। हम अगर किसी भी चीज़ की ऊंचाई बताएंगे
ये घर की या इन सामानों की नहीं, जैसे कि किसी एवरेस्ट की, माउंट की बताएंगे, मतलब कि किसी पहाड़ की, किसी पठार की, किसी स्थल की, किसी की भी अगर हम ऊंचाई बताते हैं तो वो हम पृथ्वी के तल से नहीं नापते, क्योंकि पृथ्वी तो कहीं उठी हुई है कहीं नीचे है। कहाँ से नापते हैं? समुद्री तल से, क्योंकि समुद्री तल क्या है? बराबर है। ठीक है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई, मेरियाना गर्त की गहराई 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? मतलब इतनी ज़्यादा गहराई है। अब हम पढ़ेंगे महाद्वीप के बारे में। उससे पहले हम ये जानते हैं, देखो, सबसे पहले न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। जापान की जुको ताबेई विश्व की पहली महिला थी, जिन्होंने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। और बचेंद्री पाल भारत की पहली, अगर आपसे पूछे विश्व की पहली महिला कौन थी, तो जुको ताबेई, जो कहाँ की थी? जापान की थी। और भारत की पहली महिला जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की, वह थी बचेंद्री पाल। उन्होंने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा था। अब हम पढ़ेंगे महाद्वीप के बारे में। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। ये महाद्वीप है, 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रिया तथा अंटार्कटिका। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। उत्तर की तरफ जो गोलार्ध बना हुआ है उसमें पाया जाता है। अब हम एशिया, जो ये 7 महाद्वीप हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एशिया के बारे में। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इन 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है? एशिया। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ। मान लो ये पृथ्वी है, अगर हम इसे इस तरीके से कर दें, 3 हिस्से होते हैं पृथ्वी के, तो तीसरा हिस्सा जो है वो किसका है? ये 3 हिस्से हो गए, तो इन तीनों में सिर्फ एक हिस्सा ही ये एशिया का हो जाता है, और बाकी के बचे हुए 6 द्वीप इन 2 हिस्सों में आते हैं। तो सबसे बड़ा एशिया हो गया। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 1/3 भाग है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। हमने पढ़ा था कि कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है ये इधर से, ठीक है ना। ये हमारी बीच की सेंटर वाली रेखा है, और यहाँ से हमारी कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा है, ये हमारी कर्क रेखा, और नीचे कौन सी होती है? हमारी मकर रेखा। ठीक है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। एशिया को यूरोप से कौन अलग करता है? यूराल पर्वत, जो कहाँ पर है? पश्चिम में है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को, जो भूभाग में उनका मिल रहा है भूभाग, तो उसको हम क्या कहते हैं? यूरेशिया, मतलब यूरोप प्लस एशिया, यूरोशिया कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे यूरोप के बारे में। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए एवं इसकी स्थिति का पता लगाइए। देखिए, ये विश्व का मानचित्र है, ठीक है ना। इसमें अगर हम यूरोप को देखें तो ये रहा हमारा यूरोप, और ये हमारा है एशिया। तो सबसे बड़ा क्या है? हमारा एशिया है ना। अब है अफ्रीका। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप विषुवत वृत्त या 0 अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध दोनों में आ जाता है।
चित्र 5.1 को देखिए, आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। कौन सा ऐसा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, कौन सा ऐसा देश है जिससे कि तीनों जो मुख्य रेखाएं हैं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा होकर गुजरती है, तो वो क्या है? अफ्रीका। देखो इसमें ये है हमारा अमेरिका हो गया ये। अब हमें ढूंढना है, अब देखो ये कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा और ये मकर रेखा, ये तीनों ही अफ्रीका से होकर गुजरती हैं। ये रहा हमारा अफ्रीका, ऐसे फैला हुआ है, देखो ना, ये तीनों ही रेखा इधर इससे होके गुजरती हैं। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कि तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। और अफ्रीका दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहले नंबर का कौन सा था? एशिया। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, ठीक है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा हुआ है। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए, जो हमने अभी देखा है। आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र हमने जो अभी देखा है उसे देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त इसके किन किन भागों से होकर गुजरती है, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं उत्तर अमेरिका। अब उत्तर अमेरिका देखो, अमेरिका जो है दो भाग है, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, यानी कि एक भाग तो उसके उत्तर में स्थित है, उसे हम उत्तर अमेरिका कहते हैं, दूसरा भाग दक्षिण में स्थित है तो उसे हम दक्षिण अमेरिका कहते हैं। देखो ये रहा, तो ये विषुवत रेखा से ऊपर है, तो ये हमारा हो गया उत्तरी, है ना, उत्तर अमेरिका, और ये है विषुवत रेखा से नीचे। अब आप कहोगे ये तो विषुवत रेखा से थोड़ा सा ऊपर भी है, पर ये थोड़ा सा ऊपर भी है, परंतु ज्यादा भाग इसका कहाँ है? दक्षिण में, तो इसलिए हम इसे दक्षिण अमेरिका कहते हैं, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं उत्तर अमेरिका के बारे में। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है। संकरे मतलब एक पतले से स्थल से, ये जो दिख रहा है ये बिल्कुल देखो कितना पतला सा रास्ता है ना, सिर्फ ये इससे जुड़ा हुआ है। किस? दक्षिण अमेरिका से। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसका पनामा स्थल संधि, जिसे क्या कहा जाता है? पनामा स्थल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। देखो 3 से घिरा है ना, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और तीसरा हमारा ये हो जाएगा दक्षिणी महासागर, ठीक है ना। और यहीं पर क्या है? ये एंडीज के पर्वत हैं। यह महाद्वीप पूरी तरह से ये हमने पढ़ा ना, पूरी तरह से कहां पर? उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में। अब हम पढ़ेंगे दक्षिण अमेरिका। क्या अधिकांश भाग, दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित है? वो हम देख के बता देंगे। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज, अभी मैंने आपको दिखाई थी ना, इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। मतलब कि उत्तर से दक्षिण, यानी ऐसे करके ये यहाँ पर फैली हुई है एंडीज पर्वत, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ये, कौन सी? एंडीज श्रृंखला, जो कि फैली हुई है उत्तर से दक्षिण। उत्तर ऊपर होता है, दक्षिण नीचे होता है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा, सबसे बड़ा एशिया और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अब है अंटार्कटिका, एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है।
चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है, वहां पर कोई भी इंसान नहीं रहता है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। शोध मतलब कि जो वहां पर प्रैक्टिस चलती रहती है ना, जो एक साइंटिस्ट जो किसी भी चीज में वो करते हैं, क्या कहते हैं उसको, शोध करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, तो वो वहां पर शोध के वो बने हुए संस्थान। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ है। इनके नाम है मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री। भारत के जो शोध संस्थान है उनका नाम है मैत्री और दक्षिण, जो कहाँ पर स्थित है, अंटार्कटिका में। अब हम पढ़ेंगे जलमंडल के बारे में। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। तो मैंने आपको बताया था ना, बहुत बड़ा भाग क्या है, जल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियां, झीलें, हिमनदियां मतलब जो बर्फ है, भूमिगत जल जो पानी में है, पानी के अंदर, तथा वायुमंडल की जल वाष्प सभी सम्मिलित है, जो कि वायुमंडल में भी स्थित है, वो सब स्थित है इसमें। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। अब इससे आगे हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, इसे कंटिन्यू करेंगे। आगे मिलते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट।